मेरा नाम रोहित है और मैं 27 साल का हूँ। मैं गुजरात में रहता था और मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार था। मैं कई शहरों में कपड़े सप्लाई करता था। मेरा जीवन बहुत सुख और आनंद में था, मगर इससे पहले मेरा जीवन बहुत अंधेरे में था। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरे पिता ने मेरी वजह से ही दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे सिर्फ 5 साल की उम्र में अनाथ आश्रम भेज दिया। मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। अपनी माँ की तस्वीर देख के कई रातों रोता रहता था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था और वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। शायद इसीलिए वह मुझसे जलती थी। उन्होंने मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी और मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। जब मेरे पिता मुझे अनाथ आश्रम छोड़कर गए तो मुझे उनसे नफरत होने लगी। अनाथ आश्रम में मेरी एक टीचर थी जो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर दिया। मुझे उनमें अपनी माँ का चेहरा नजर आता था। उन्होंने मेरा बाकी बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया और एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे मैंने इतना काम लिया कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी के 35% शेयर खरीद लिए। धीरे धीरे मैंने पूरी कंपनी खरीद ली और अब मैं उस कंपनी का मालिक बन गया। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और अब मैंने अपनी कंपनी को अलग अलग देशों में खोलने का फैसला कर लिया था और मेरी फैक्ट्री के कपड़े बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे। मेरा संपर्क अब भी अनाथ आश्रम की आंटी से था। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए जोर दिया, क्योंकि अब मैं काफ़ी सेटल हो गया था। उन्होंने ही मेरे लिए एक लड़की पसंद की जो मुझसे 5 साल छोटी थी। उसका नाम आरती था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। हमारी शादी तय होने से पहले मैंने सिर्फ उसे रिश्ता तय करने के समय ही देखा था। शादी से पहले हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। हमारी शादी हो गई और आरती मुझे एक बहुत अच्छी लड़की लगी। वह मेरा हर चीज़ का ख्याल रखती थी, जबकि घर में बहुत सारे नौकर थे। मगर फिर भी आरती एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा हर छोटा बड़ा काम करती थी। मुझे उससे प्यार होने लगा था। मैं अक्सर अपने काम की वजह से शहर से बाहर रहता था, लेकिन वह मुझसे बहस नहीं करती थी। आरती बड़े घराने से नहीं थी, इसीलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। घर की परेशानियों के कारण मैंने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का सुझाव दिया। वह इस फैसले पर बहुत खुश हुई और अगले दिन ही हम उसका एडमिशन करवाने चले गए। हालांकि यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा था, इसीलिए आरती थोड़ी परेशान थी। वह मेरी सलाह पर अपने किसी क्लासमेट से मदद लेने लगी। उसकी क्लास में आकाश नाम का एक लड़का था जो टॉपर था और उसने आरती की काफ़ी मदद की। आरती घर आकर अपनी दिनचर्या और आकाश के साथ हुई बातें मुझे बताती थी, लेकिन मैं उसकी बातों को बिना ध्यान दिए हाँ हूँ में टाल देता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि अब आरती मेरा ख्याल कम रखने लगी थी। वह मेरे काम खुद से नहीं करती थी। मुझे कभी कभी ऑफिस जाते वक्त अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती थी। वह यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती थी और सुबह जल्दी निकल जाती थी। यह सब बातें अब मुझे बुरी लगने लगी। मैंने तय किया कि जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। लेकिन जब वह घर आई तो बहुत थकी हुई थी। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि अभी उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वह नाराज हो जाएगी। वह सो गई और उसने रात का खाना भी नहीं खाया। अगले दिन मैंने उसे खुद यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन मैंने अपने ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी एक जरूरी मीटिंग थी। मैं उन दिनों में इतना बिजी हो गया कि रात को भी 2-2 बजे घर आने लगा। मेरा खाना पीना भी ऑफिस में ही था और मैं ऑफिस में ही रह रहा था। इन 2 दिनों में सिर्फ 4 घंटे के लिए घर आया और थोड़ी देर सोया, क्योंकि बाहर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ था जिसे मुझे 2 दिनों में पूरा करवाकर खुद बाहर जाकर डिलीवर करना था। मैंने आरती को यह नहीं बताया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घर आया तो वह घर पर नहीं थी और जब वह होती तब मैं ऑफिस में होता था। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए समय भी नहीं मिल पा रहा था और न ही हम ढंग से बात कर पा रहे थे। मैंने उसे फ़ोन किया कि बता सकूं कि मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूं और उसे अपनी पैकिंग करने के लिए कह सकूं, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि यह सब जाकर उसे घर पर ही बता दूंगा, इसीलिए जल्दी निकल पड़ा। जब घर पहुंचा तो वह अब भी घर पर नहीं थी। यह सब देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसका हर रोज़ घर पर न होना, मुझे समय न देना, मेरा ख्याल न रखना, यह सब बहुत ही अजीब लगने लगा था।
पता नहीं वह किस दुनिया में खोई रहती थी। वह अब मुझसे अपनी यूनिवर्सिटी में बीती बातें भी नहीं करती थी। मैं सोचता, भला बात भी क्या करेगी जब वह घर पर ही नहीं होती। मैंने अपनी पैकिंग नौकरानी से करवाई थी। उसने मेरे साथ सभी जरूरी सामान पैक कर दिया था और मैंने अपना लैपटॉप और बाकी दूसरी चीजें खुद पैक कर लिया। फिर मैं अपनी फ्लाइट के लिए निकल गया। आरती से बिना मिले जाना मुझे बहुत खल रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मेरा काम बहुत जरूरी था। मुझे पता था कि वह भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगी और मिड सेमेस्टर में एडमिशन लेने की वजह से उस पर ज्यादा दबाव भी होगा। मैं भी यह सब झेल चुका था, जानता था कि विश्वविद्यालय के शिक्षक कितना टॉर्चर कर सकते हैं। इस सब में मुझे यह खुशी थी कि मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई से पढ़ा रहा हूँ और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी तरह जीवन बिताए जैसा मैंने अपने अमीर पिता के होते हुए भी अनाथ आश्रम में बिताया। मैं आरती को इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। वह मेरी पत्नी थी, मेरी अमानत थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी अमानत को कोई और कमतर महसूस कराए। मैं उसके लिए खुद ही उसकी शॉपिंग करता, उसके कपड़े, बैग, हर चीज, और बाहर से भी उसकी बहुत सारी शॉपिंग की थी। मैं 2 हफ्तों के बजाय 1 हफ्ते में ही घर वापस आना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। आज मेरी फ्लाइट थी घर वापस आने के लिए और मैं इंडिया पहुंच भी गया था। मैं आरती को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने नौकरानी से पूछ लिया कि वह घर पर है या नहीं। मगर नौकरानी ने मुझे कहा था कि आरती घर में ही मौजूद है। तभी मैं तुरंत सामने के दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे दरवाजे से घर में गया ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। लेकिन जो मैंने वहां देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि आरती के ऊपर आकाश झुका हुआ था। वहां आसपास कोई और नहीं था। शायद घर के सभी नौकर भी जा चुके थे या किसी ने उन्हें खुद ही घर से जाने के लिए कहा था। वैसे तो वे घर के एनेक्सी में ही रहते थे। यह सब देख मेरा दिमाग घूम गया। मैं बड़े बड़े कदम उठाते हुए आरती के पास पहुंचा, आकाश को आरती से दूर हटाया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी और आकाश के बीच काफी हाथापाई हुई और आरती हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। आरती बुखार में तप रही थी और यही वजह थी कि आकाश उसका बुखार चेक कर रहा था। यह बात आरती चीख चीख कर बार बार कह रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। आरती मुझे चीख कर कह रही थी कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरा बुखार चेक करो। आकाश मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए झुका हुआ था क्योंकि वह मेरा बुखार चेक कर रहा था, मगर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मेरी चीखने पर घर के नौकर भी जमा हो चुके थे। मैंने नौकरों पर चीखते हुए उनसे कहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे? मेरे गुस्सा होने पर घर के सारे नौकर सर झुकाए खड़े थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं जो इतना बिजी रहता था, शाम को देर से घर आता था, मेरी पीठ पीछे न जाने आरती क्या क्या करती थी। यही सारी सोचें मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। मैंने आरती और अभिषेक दोनों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? आरती, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम मेरी पत्नी थी, तुम पर जान छिड़कता था। इस बार भी मैं तुम्हारा सोचकर ही जल्दी घर आया था ताकि तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया आरती? मेरी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। मेरे जीवन में मेरे पिता तक ने मुझे छोड़ दिया था। अनाथ आश्रम में एक सुनीता आंटी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला था। फिर मुझे आरती को अपना साथी बनाने का अवसर मिला था और आरती ने मेरे साथ क्या किया था? मुझे धोखा दिया था। मैंने गुस्से में आरती को जोरदार थप्पड़ मारा था। वह मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी। उसके होठों से खून बहने लगा। आरती अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी आकाश जमीन पर गिरी आरती को उठाने के लिए आगे बढ़ा। तब मैंने उसे भी जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने आरती को जबरदस्ती घसीटते हुए बेडरूम में ले गया। उस रात मैंने उस पर बहुत अत्याचार किए। घुटनों में सिर छुपाकर रोती रही। उस रात उसे तेज बुखार भी था, लेकिन मैंने उसे नहीं बख्शा था। मेरे दिमाग में एक जुनून सा सवार था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसे मैं कैसे झुठला सकता था? मैं उस रात चैन से सो गया और आरती जमीन पर बैठकर पूरी रात रोती सिसकती रही। मैंने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा था। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया था कि उसे उसके घर वापस भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता था कि अब हमारा एक साथ रहना संभव है।
सुबह होते ही मैंने उसे घर से बाहर निकालते हुए ड्राइवर से कहा था कि उसे उसके घर छोड़ आए और उसके पिता को यह संदेश दे दे कि अब वह यहाँ नहीं आएगी और तलाक के कागज मैं उसके घर भिजवा दूंगा। तलाक की बात सुनते ही आरती मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर बहुत रोने लगी। वह मेरे पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी और मुझसे कहने लगी, प्लीज मुझे तलाक मत दो, मेरे पापा मर जाएंगे। यह सब सुनकर कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो, मैं इसके बाद यूनिवर्सिटी भी नहीं जाऊंगी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मुझ पर यह जुल्म मत करो। कल जो कुछ भी तुमने देखा वह सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। आकाश बस मेरा बुखार चेक कर रहा था, कल मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। यूनिवर्सिटी से आते ही मैं सोफे पर गिर गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। कल मेरी पत्नी आरती मुझे रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग बहुत खराब था और मैं कल की सारी हालात से उलझा हुआ था। तभी मैं कुछ भी सोचने को तैयार नहीं था। मैंने गुस्से में आरती से कहा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है, ऐसे कौन बुखार चेक करता है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ और तुम मुझे घुमा रही हो। निकल जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यह कहते ही मैंने उसे अपने से पीछे से धकेल दिया। आरती रोती हुई घर से निकल चुकी थी, मगर उसके जाने के बाद मुझे अपना घर खाली खाली लगने लगा था। हालांकि हमारी काफी समय से बात नहीं हो रही थी, लेकिन इन 5-6 महीनों में उसने मुझे अपनी आदत डाल दी थी। भले ही मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन दिमाग में उसके ख्याल आते रहते थे। वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरे दिमाग से जाती ही नहीं थी। वह मेरी पत्नी थी, मैं उसे एक अच्छी स्त्री के रूप में देखना चाहता था, मगर आरती ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था उसके बाद मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। कमरे में आकर मैंने आंटी को कॉल की। मैं उनका सहारा चाहता था, उनके कंधे पर सिर रखकर रोना चाहता था। पता नहीं क्यों मेरे दिल पर बहुत बोझ था कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, कैसे कर दिया। आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था। मेरे कॉल करते ही आंटी ने कॉल उठा ली। उनकी आवाज़ सुनते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने अपने ऊपर काबू पाया और उनसे कहा कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप उसके साथ घर आ जाए। ड्राइवर उन्हें ले आया। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर बहुत रोया और वह मुझे समझाने लगी। आंटी ने मुझसे यह भी कहा कि शायद जो कुछ भी मैंने देखा वह मेरी आंखों का धोखा हो, मगर मैं आंटी की बात नहीं सुनना चाहता था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आरती उनकी पसंद की हुई लड़की थी, इसीलिए वह उसकी तरफदारी कर रही थी। एक बार मेरे मन में यह ख्याल आया, क्या पता आंटी जो कुछ भी कह रही है वह सही हो, लेकिन फिर मैंने अपनी इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गया और दूसरे कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लिया। इसके बाद मैंने अपना सारा समय ऑफिस में बिताना शुरू कर दिया। 3-3, 4-4 दिन तक घर नहीं आता था। मुझे अपने घर से ही घुटन महसूस होने लगी थी। इसी तरह 1.5 महीना गुजर गया। फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब आरती को तलाक दे दूंगा और मैंने उसके घर तलाक के पेपर भिजवा दिए। उस रात मुझे अपने दिल में बहुत टीस महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद पर काबू कर लिया और मैंने आखिरकार तलाक के पेपर पर साइन कर दिए थे और उन ड्राइवर के हाथों आरती के घर भिजवा दिया। फिर मेरी जिंदगी वैसे ही नॉर्मल हो गई। मैं बिल्कुल पहले जैसा रोहित बन गया था। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, फिर बाहर की मीटिंग्स और बस अपने बिजनेस पर ही फोकस करने लगा। ऐसे ही 6 साल गुजर गए थे और मैंने अपना बिजनेस काफी बढ़ा लिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे नाम का सिक्का चलता था। मैंने अपनी कई फैक्ट्रियां अलग अलग देशों में भी खोली थी। मेरे बिजनेस में पहले से ही बहुत से विरोधी थे और अब जब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था तो वह और ज्यादा बढ़ गए। आज मेरी एक मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो मेरी कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं जल्दी से मीटिंग में पहुंचा। जैसे ही मैंने मीटिंग रूम में एक शख्स को देखा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? आकाश यहाँ पर क्या कर रहा था? मैं तुरंत उसकी ओर गया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि उसके पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके पिता मेरे बिजनेस पार्टनर थे और मेरी विदेशी कंपनी में उनके भी शेयर थे। उन्होंने कहा, ये क्या बदतमीजी है रोहित, ये मेरा बेटा है आकाश, तमीज से बात करो मेरे बेटे से। अब इसके पास कंपनी के 35% शेयर है। आज से कंपनी में मेरी जगह मेरा बेटा काम करेगा। आकाश के पिता की बात सुनकर तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, मगर मैंने वहां पर अपने गुस्से को काबू कर लिया और मीटिंग रूम में जाकर बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई।
और उसके खत्म होने के बाद आकाश मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा मजाक बना रहा हो और शायद जो कुछ साल पहले हुआ था उसे लेकर मुझे ताने मार रहा हो। आकाश को देखकर मुझे आरती का चेहरा भी याद आ गया था और उसका दिया हुआ धोखा भी। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं आकाश के साथ कुछ गलत कर बैठता। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो वहाँ आकाश पहले से बैठा हुआ था। आकाश को देखकर इस बार मेरा गुस्सा काबू में नहीं आया। मैं तेजी से उसके पास गया और उसे कॉलर से पकड़कर जोर जोर से मारने लगा। वह मार खाते हुए भी मुझ पर हंस रहा था। वह मुझे रोक नहीं रहा था, नहीं मुझ पर हाथ उठा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखी थी मुझे उस समय। मैंने उसे अपने ऑफिस से बाहर निकालना चाहा तो आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मैं उस वक्त उसकी किसी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा था, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात सुनकर आकाश वहां से चला गया था और मैं अपनी जगह जलता रहा। न जाने कौन सी आग लगी हुई थी मेरे अंदर जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि आकाश की शादी हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि शायद आकाश की शादी आरती से ही हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आकाश ने आरती से शादी नहीं की थी। ये बात आज ही आकाश ने मुझे बताई थी। उस दिन जो कुछ हुआ था वह सारी बातें आकाश ने मुझे बता दिया था। सारी सच्चाई सुनकर मैं अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपनी सच्चाई सुनकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी मैंने आकाश से कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा उसे कैसे इतने सालों बाद तुम झुटला सकते हो। तुम आरती के ऊपर गिरे हुए थे। वह पल जब भी मैं सोचता हूँ तो अपने आप से घिन आती है। मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है, वो भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए। मैंने पहले अपनी पत्नी की किसी बात पर विश्वास नहीं किया, तो फिर अब तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन उसने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया था तो मैं बेचैन हो उठा था। उसने बताया कि ये सब उसने और मेरी सौतेली माँ ने मिलकर किया था। आकाश ने स्वीकार किया कि वह आरती को प्यार करता था। उसने जब पहली बार आरती को यूनिवर्सिटी में देखा था तब से ही वह उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह शादीशुदा है तो उसका दिल टूट गया था। वह किसी भी तरह से हमारी शादी तुड़वाना चाहता था। आकाश खुद एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पिता बहुत अमीर थे। उसने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने पिता को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा था। उसने हमारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसे मेरी पूरी कहानी पता थी, अनाथ आश्रम से लेकर आरती से शादी तब तक सब कुछ। उसने आरती के बारे में भी सब पता करवा लिया था। उसके पिता क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ। उसका प्लान यही था कि वो किसी भी तरह मेरी और आरती की शादी तुड़वाए। इसी वजह से उसने अपने पिता को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया, चाहे 40% ही सही, लेकिन निवेश किया था। धीरे धीरे उसका इरादा मेरी पूरी कंपनी खरीदने का था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। वो ये सब कुछ मुझे बताता जा रहा था और मुझे उस रात की याद आ रही थी जब मैंने आरती को मारा था और उस पर अत्याचार किए थे। आकाश ने भी ये बताया कि मेरी सौतेली माँ ने इस सब में उसका साथ दिया था। अब वो मुझसे क्या चाहती थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर मैं अपने आप में खो गया था। अब मैं आरती से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैंने उसे तलाक दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसी समय ऑफिस से निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और तेज ड्राइविंग करते हुए आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय करके घर पहुंच गया। घर जाकर मैंने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी आंटी को कॉल नहीं की थी। 6 साल हो गए थे और मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे सही समझाया था उस दिन। मैंने आरती के साथ जो कुछ भी किया उस पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और आंटी को कॉल की। आज जब कॉल की तो उनकी बेटी ने कॉल उठाई। उसने बताया कि आंटी की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। अब मेरे पास कोई नहीं था जिसकी गोद में सर रखकर रो सकूं। आंटी ही एक ऐसी औरत थी जिनमें मुझे मेरी माँ का अक्सर नजर आता था। वो भी मुझसे दूर चली गई। क्या मैं इतना बदनसीब इंसान था कि उनकी आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख सका? मुझे उस दिन का अपने बर्ताव याद आया और मेरी आंखों से आंसू खुद ही बहते चले गए। उस रात में रोते रोते सो गया। सुबह उठकर मैंने अपने आप को वादा किया
कि मैं अब आरती को ढूंढूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता था। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने उसे याद न किया हो। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखें, इन सब से मैं अब भी जुड़ा हुआ था। भले ही वो मेरे साथ सिर्फ चंद महीने रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। शायद इसी वजह से मुझे उसे किसी और के साथ देखकर इतना दुख हुआ था और यह सोचकर मेरे दिल को ठेस पहुंची थी कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वह तो बस आकाश और मेरी सौतेली माँ की साजिश का शिकार हुई थी। मैं चाहकर भी अपनी इस गलती पर खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। दूसरी सुबह उठते ही मैं बिना नाश्ता किए घर से निकल गया और अपनी सेक्रेटरी से कह दिया कि वो आज की सारी मीटिंग संभाल ले। मैं सबसे पहले आरती के घर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आसपास के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वो 4 साल पहले ही यहाँ से चली गई थी और उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसने अपना घर भी बेच दिया था। उसके यहाँ से जाने का कारण पड़ोसियों का बुरा व्यवहार था। उसके पड़ोसियों ने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी से बात की थी। उनका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे आरती के पिता के मरने का बहुत दुख हुआ था। आरती ने मुझे आखिरी बार भी कहा था कि उसके पिता यह सब देखकर मर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। मुझे उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि वह यह सब डिजर्व नहीं करती थी और ना ही मेरे जैसा घंटिया इंसान को डिजर्व करती थी। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा होना चाहिए था। मैं भी तो कई बार बाहर जाता रहता था, कभी किसी मीटिंग के कारण देश के बाहर, तो कभी कभी शहर के बाहर, लेकिन उन चंद महीनों में उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी। मेरे समझाने पर वो समझ जाती थी, मगर मैंने उसके साथ क्या किया था? उसको एक ऐसी चीज की सजा दी थी जो उसने की ही नहीं थी। मैं वहां से वापस ऑफिस लौट आया और अपने मैनेजर से कहा कि किसी भी तरह आरती को ढूंढे। उसने कई पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी थी और लगभग हर जगह मेरा नाम लेकर पूछताछ की थी। मैंने काफी जगहों पर बात कर ली थी और अपने सेक्रेटरी से भी यह कहा कि मेरे पिता के घर का पता निकाले। अब मैं अपनी सौतेली माँ से सारा हिसाब बराबर करना चाहता था। उनके घर का पता मुझे 2 दिनों में ही मिल गया था और उसी दिन मैं उनके घर पहुंच गया। घर देखकर मुझे बहुत अपनापन सा महसूस हुआ और अपने पिता को व्हील चेयर पर देखकर धक्का भी लगा। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने मुझे पहचाना था या नहीं। लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से पहचान लिया था, क्योंकि उनका खून तो मुझ में ही था। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया। वो मुझे देखकर बहुत रोने लगे और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उन्हें माफ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनके आंसू पोंछे और उन्हें हौसला दिया। अब मैं उनके सामने उनकी पत्नी से बात करना चाहता था। मैं और पिताजी बातें कर ही रहे थे कि मेरी सौतेली माँ बाहर से शॉपिंग बैग हाथ में लिए घर में आई और मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। मेरे चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। मुझे यह बात पिता से ही पता चली थी कि उनकी अभी भी कोई संतान नहीं थी। इसका मतलब था कि पूरी जायदाद का एकमात्र मालिक मैं ही था। वह मेरे पास आई और गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ से निकल जाओ। मैंने भी उससे कहा, यह सब मेरा है। जहाँ आप रह रही है वो जगह का अकेला वारिस मैं हूँ। मैं तो यहाँ कुछ लेने नहीं आया था, लेकिन आपने मुझे छेड़ा है। आपने मुझे मेरी पत्नी से दूर किया है। आपके और आकाश के प्लान की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ है। आपको शर्म नहीं आई? आपने पहले मुझे मेरे पिता से दूर किया और फिर मेरी पत्नी से भी दूर कर दिया। मैंने 6 साल अपनी पत्नी के बिना गुजारे हैं, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। मेरी यह सारी बातें सुनते ही पिता चौंक गए। अब मैंने ठान लिया था कि यहाँ से एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। अपने पिता को भी ले जाऊंगा और अपना हक भी। मेरी सारी बातें सुनते ही पिताजी ने गार्ड्स को बुला लिया और उनसे कहा कि इस औरत को मेरे घर से बाहर निकालो। मेरी सौतेली माँ मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे यहाँ रहने दो। फिर वह मेरे पैर छोड़ और पिताजी के पैरों में गिर गई। झूठे आंसू बहाते हुए मेरे पिताजी से कहने लगी, मुझे तलाक मत दो प्लीज। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन पिताजी ने उन्हें घर से निकालने का आदेश दे दिया। मैं भी उनकी तरफ देखे बिना वहां से चला गया। मुझे मेरे पिताजी का साथ मिल चुका था, मगर दिल में उदासी उतर आई थी। मेरे पिताजी के घर में मन नहीं लग रहा था। तभी मैं वहां से निकल आया था। मैं बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था कि अचानक एक बच्ची मेरी गाड़ी के आगे आ गई। भगवान का शुक्र था कि मैंने समय रहते ब्रेक लगा दी। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा आया था। मुझे उस बच्ची पर गुस्सा आ रहा था
और साथ ही उसके घर वालों पर भी कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को सड़क पर यूं छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर आए बाल हटाए तो मुझे एकदम धक्का लगा। वह बच्ची बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रही थी, जैसे मेरा अक्स हो, मेरी परछाई हो। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भागते हुए आ रही थी। उसकी माँ को देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि उसकी माँ कोई और नहीं, आरती थी, मेरी पत्नी आरती। मैं फौरन सब कुछ समझ गया था। वह बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मेरी बेटी थी। मुझे आरती पर गुस्सा आया कि उसने यह बात मुझसे कैसे छुपाई। आरती ने मुझे देखते ही अपनी बेटी नेहा को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और बिना मेरी तरफ देखे उसे लेकर ऑटो में बैठकर चली गई। मुझे लगा कि शायद यह सब सपना था। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ऑटो का पीछा किया। आज मैंने उसका घर देख लिया था। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। जिस तरह से वो अपनी बेटी को चूम रही थी, मुझे पता चल गया था कि वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद है। लेकिन मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने यह सब मुझसे कैसे छुपाया था। मगर फिर मैंने गौर से सारी चीजों के बारे में सोचा तो हर चीज में गलती सिर्फ मेरी ही नजर आई थी। मैंने खुद ही उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैंने उसे घर से निकाल दिया था और मेरी ही मर्जी से हमारी तलाक हुई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद मैं सब कैसे ठीक कर सकता था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर पर भी आकर मैं बेचैन हो रहा था। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने अपना फोन जोर से फर्श पर फेंका। मैं इस सब को कैसे ठीक कर सकता था? मैं कैसे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर लाऊंगा? मुझे यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसी समय गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकलकर सीधे आरती के घर पहुंच गया। मैंने आरती के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद ही मेरी बेटी ने दरवाजा खोला। अपनी बेटी को देखते हुए मैंने उसे गले से लगा लिया। जैसे ही आरती ने मुझे देखा, वो जल्दी से नेहा के पास आई और उसे अपने पीछे कर दिया और मुझे देखते हुए गुस्से से कहने लगी, ये क्या तरीका है किसी के घर भी आने का और मेरी बच्ची को हाथ लगाने का? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मुझे आरती की बातें सुनकर उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी मैंने आगे बढ़ते हुए घर के अंदर कदम रखा और आरती से कहा, पुलिस को बुलाना चाहती हो तो अभी बुलाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी के बारे में मुझे बताना ही होगा। मेरी बात सुनकर आरती ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे घर से निकाला था, तलाक के पेपर भेजे थे। तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी से अब कोई लेना देना नहीं है। नेहा तुम्हारी बेटी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। आरती की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैंने शांत लहजे में उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम उस दिन भी गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं हो। गलत तो मैं था। मैं आकाश और अपनी सौतेली माँ के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। मुझे सब कुछ आकाश ने बता दिया कि उसने मेरी सौतेली माँ के कहने पर सब कुछ प्लान करके वह सब किया था। इसमें तुम्हारी या मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी बात सुनकर आरती अजीब से लहजे में मुस्कुरा उठी और मुझसे कहने लगी, यह सब तुम्हारा पर्सनल मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। मैंने तुमसे कितनी बार माफी मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे बेदर्दी से घर से निकाल दिया। ये कहते हुए वह नेहा को लेकर कमरे में चली गई और मैं बेबसी से बंद दरवाजे को देखता रह गया। तभी वहाँ आरती की मौसी चली आई। मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा होने लगी और मुझे बहुत सारी बातें सुनाने लगी। मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था, आकाश ने और मेरी सौतेली माँ ने जो कुछ भी किया था, उस सब में सबसे ज्यादा गलती सिर्फ मेरी थी। मैं जो सर झुकाकर बैठा था। आरती की मौसी ने मुझसे कहा, अब बताओ मेरी आरती की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम क्या चाहते हो? मौसी का यह सवाल सुनकर मैं सर उठाकर उनकी तरफ देखता हुआ नरमी से कहने लगा, मैं आरती को दोबारा अपनाना चाहता हूँ और अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी मौसी खामोश हो गई थी। मैं समझ चुका था अब मुश्किल नहीं है। तभी मौसी ने मुझसे जो कुछ कहा वह सुनकर मैं खुश हो गया। आरती की मौसी ने मुझे बताया कि आरती ने तलाक के पेपर्स पर साइन करके कोर्ट नहीं भेजे थे। यह सुनते ही मेरे अंदर सुकून उतर आया था। फिर मैं दूसरे दिन दोबारा आरती को मनाने के लिए चला गया, मगर आरती मान ही नहीं रही थी। ऐसे ही आरती को मनाते हुए बहुत सारे दिन गुजर चुके थे। मेरी कोशिश खत्म नहीं हुई थी। आरती को शायद मुझ पर तरस आ चुका था, तभी वह मुझे माफ कर दी थी। आरती और मैं हम दोनों एक साथ रह रहे थे। मैं अपनी बेटी नेहा से बहुत प्यार करता था। आरती और नेहा को पाकर मैं बहुत खुश था। मुझे अब समझ आया था, कभी दूसरों की बातों में आकर उन लोगों से दूरी मत बनाओ जो आपके जीने की वजह हो
और मुझसे जो गलती हो चुकी थी वह गलती मैंने सुधार दिया था। मगर जीवन में बार बार गलतियां करने वालों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।